नमस्कार प्यारे बच्चों। हम जो आज क्वेश्चन बैंक पे डिस्कस करेंगे। पीछे हमने 10th क्लास क्वेश्चन बैंक बनाए, उनके चैप्टर वाइज वीडियो भी हमने तैयार कर दिए हैं, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। जो बच्चे 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो उन वीडियो को देखें और वो क्वेश्चन बैंक है वो भी उनको थोड़ा पढ़ें, याद करें। एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी दिशा में हमने आज क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, और वो है केमिस्ट्री के लिए, है ना। 12th के लिए केमिस्ट्री के लिए हमने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है कि ये अब देखो इसमें है क्या, अपना क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सारे, है ना। देखो ये अपना, और यहाँ से मेन मुख्य व्यक्तियों के नाम है। मुख्य संरक्षक श्रीमान बबलेश जी शर्मा, सीबीओ राजगढ़ चूरू। संरक्षक है श्रीमान दीवान सिंह सूरा, एसीबीओ राजगढ़ चूरू। श्री बेदड़क कुमार, एसीबीओ राजगढ़ चूरू। और मुख्य मार्गदर्शक में हमारे हैं श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी पूनिया, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर कुंजला राजगढ़ से, जो हमारे विद्यालय से ही हमारे प्रिंसिपल सर हैं। इसके साथ और इनके साथ में डॉक्टर सोमवीर सिंह सरावग, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोकवा राजगढ़ चूरू से। और श्रीमान हनुमान सिंह जी सियोरान, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर कुंजला राजगढ़ चूरू से, हमारे स्कूल से ही है। और श्री धर्मवीर सिंह सिहाग, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसरा ताल चूरू, ये हमारे मुख्य मार्गदर्शक रहे हैं। और सहयोगकर्ता के रूप में हमारे विद्यालय से ही टीचर हैं श्रीमती परिवीता ओड़ा, अध्यापिका हैं ये विज्ञान से, रावसर कुंजला राजगढ़ चूरू से ही। और श्रीमान दरिया सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर कुंजला चूरू। और मेरे द्वारा ये सारा लेखन कार्य किया गया है। और इसके बाद देखो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1। हम बात करते हैं अपने मुख्य मुद्दा जो है वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा हमें एग्जाम के ओरिएंटेड, एग्जाम के हिसाब से आपको कितना लिखना है उसमें, और क्या कौन कौन सी बातें लिखनी है जिससे आपके नंबर न कटे, पूरे के पूरे आपके 100% नंबर आए। इसी दिशा में हम प्रयास करेंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा। आप जहां तक हो गए उसके अपने कॉपी में नोट कर ले, और इनको देखो एक दो बार तो आपकी याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। और इससे एग्जाम में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। ये मानो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास में केमिस्ट्री का, और उस चैप्टर का नाम जो है वो है सॉल्यूशन यानी विलियन। चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट यूनिट है, और वो है हमारा विलियन यानी सॉल्यूशन वाली यूनिट है ये, ठीक है ना, विलियन वाली है। और इसमें देखो पहला अपना ऑब्जेक्टिव पर्सन, फर्स्ट पहला ऑब्जेक्टिव पर्सन। और ऑब्जेक्टिव पर्सन में देखो कि जलीय विलियन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ कारक का अधिकतम मान वाला यौगिक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में वांट ऑफ फैक्टर जो है उनका मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान किसके लिए। अब याद रखो वांट ऑफ फैक्टर का मान आपसे पूछ लेना, कोई भी पूछ ले, तो उसके लिए पहले आप उसको आयन के रूप में चेंज करें। जैसे KCl है, उसको अगर आयन के रूप में चेंज करें तो K+ और Cl- दो आयन बनेंगे। इसको अगर चेंज करेंगे तो दो तो बनेंगे K+ और एक क्या बनेगा SO4- 2 बनेगा। इसको अगर हम आयन के रूप में चेंज करें तो एक बनेगा Na+ और एक क्या बनेगा Cl- बनेगा। इसको आयन के रूप में चेंज करें तो एक बनेगा Mg+2 और एक बनेगा सल्फेट आयन। अब देखो यहाँ कितने आयन बने हैं, दो। यहाँ कितने हैं, तीन। यहाँ दो, यहाँ पर भी दो। और वांट ऑफ फैक्टर जो निकालते हैं ना, उसका सामान्य फॉर्मूला क्या है, वांट ऑफ फैक्टर गुणांक यानी वांट ऑफ फैक्टर जो है उसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी है ना यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू यानी उसका सिद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटे सिद्धांतिक मान। और प्रेक्षित मान कौन सा होता है, सॉल्यूशन में डालने के बाद उससे आयनन हो यानी आयनाइजेशन हो, या वियोजन हो यानी डिसोसिएशन हो, और साथ में क्या है टूटने के बाद कितने आयन बने, वो उसका प्रेक्षित मान है। जब आपके हाथ में था आपने डाला, कितने डाले हैं, वो उसका सिद्धांतिक या थ्योरेटिकल वैल्यू। अब देखो आपके हाथ में क्या था, एक था ये KCl का एक अणु, है ना, उससे बन गए दो, प्रेक्षित मान दो, सिद्धांतिक एक, क्या लिखेंगे 2/1। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/1 यानी 2। वांट ऑफ फैक्टर का मान इसका 2 आएगा। इसमें देखें तो 2/1, इसका भी क्या आएगा 2 आएगा। इसका देखें तो कितना आएगा 3, 3/1 तो इसका 3 आएगा। और इसकी वैल्यू आएगी वो भी 2/1 यानी इसकी भी 2 आएगी। तो सबसे अधिक मान किसका है वांट ऑफ फैक्टर का, 3। किसका है
K2SO4 का मान सबसे ज्यादा है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा आ गया? K2SO4। इसके लिए इन चारों में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न सेकंड के अंदर भी यही है ना। अब पूछ लिया आपसे कि तनु Al2SO4 ये सॉल्यूशन है। इसके लिए वांट ऑफ गुणांक का मान यानी इसके लिए कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर Al2SO4। इसके लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने अभी बताया था जिसकी निकालनी है उसको आप आयन में चेंज कर लो Al2SO4। इसको हमने आयन में चेंज किया ना, 2 बन गए एल्यूमिनियम +3 और 3 क्या बन गए सल्फेट -2। ये आयन बन गए। टोटल कितने आयन बन गए? 2 तो ये 3 ये कितने हो गए? 5 आयन बन गए। ये इसकी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रेक्षित मान। क्या ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी प्रेक्षित मान, और ये क्या है? सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है। और वांट ऑफ फैक्टर आई का मान कैसे निकालते हैं? प्रेक्षित बटे सिद्धांतिक यानी ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो क्या करोगे? ऑब्जर्व्ड कितनी है? प्रेक्षित 5, सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल कितनी है? 1। कितना आ गया? 5। इसका आई यानी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन में 5 कौन सा है? ये चौथा ऑप्शन, इसमें 5 है। इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी 5 आती है। इस तरह से कोई भी लिखा हुआ आ जाए ना, उसके लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। फिर देखो शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल है ना, उसकी मोलरता निकाल दें। तो शुद्ध जल की मोलरता याद रखना, ये याद ही कर लो, ये कितनी 55.5 होती है। कितनी होती है? 55.5 आती है, याद रखना। ये शुद्ध जल जो है ना उसमें 1 जार मानते हैं उसका, अपॉन मोलिकुलर वेट 18 होता है, इंटू 1 लीटर। तो जार में आप 18 का भाग दोगे ना तो कितना? 55.5 एम आएगा। 55.5 होता है। इसके बाद देखो अपना अगला चौथा क्वेश्चन, और फोर्थ में क्या है? ये बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण है। अब देखो आपके सिलेबस में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में है ना मिक्सर है, और मिक्सर के आपके 2 टाइप दे रखे हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी एक आदर्श विलयन और एक है अनादर्श विलयन, 2 है, आइडियल और नॉन आइडियल। आदर्श में आपसे एग्जांपल पूछ लेना, तो याद रखो एग्जांपल में ऐसा हो कि 2 जो मिक्स किए वो दोनों एक जैसे से हो ना, तो होता है आइडियल में आएगा। और अगर दोनों डिफरेंट बिल्कुल अलग अलग हो, वो कौन सी में आएगा? नॉन आइडियल या अनादर्श में आएगा। देखो ये कह दें क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे बेंजीन, टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह सेम सेम से आ जाए वो तो आएगा आदर्श यानी आइडियल सॉल्यूशन में। अलग अलग आ जाए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इस तरह अलग अलग आ जाए वो कौन सी में आएगा? नॉन आइडियल यानी अनादर्श विलयन में। तो यहाँ देखो बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन टॉलुइन दोनों सेम से ही है। बेंजीन में C6H6, टॉलुइन में बेंजीन पर एक CH3 लगा दिया तो हो गया टोलुइन। किसका मिक्सर है ये? आइडियल सॉल्यूशन। क्या ये? आदर्श विलयन का उदाहरण है। ये किसका है? आदर्श विलयन का एग्जांपल है। अब देखो अगला पांचवा क्वेश्चन, और पांचवे के अंदर क्या देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक प्राशन दाब किसका है? यानी सबसे मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सर्वाधिक प्राशन दाब किसका है? और याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में 4, एक तो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है क्वथनांक उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। याद रखना, और जो इनके नाम है ना उसी नाम के अकॉर्डिंग है ना, जब आप किसी सोलवेंट यानी विलायक में कोई सोल्यूट यानी विलेय पदार्थ मिलाओ, जैसे पानी में आप नमक मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, तो विलेय पदार्थ यानी सोल्यूट मिलाने पर अब जैसे नाम अन्वय से होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी वेपर प्रेशर घटेगा, वाष्प दाब घटेगा मिलाने पर। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा। हिमांक अवनमन मतलब घटना, हिमांक घटेगा। प्रासरण दाब बढ़ेगा। तो याद रखना आपको क्या लिखा है कि देखो निम्नलिखित विलयन में सर्वाधिक प्रासरण दाब किसका है? तो सबसे अधिक जिसको पानी में घोलने पर यानी विलायक में घोलने पर सबसे अधिक आयन देगा ना, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुण धर्म है, वो विलय पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, केवल उसके बनने वाले कणों की संख्या पे डिपेंड करता है। उसके टूटने से कितने आयन या कण बनेंगे उन पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो कितने बनेंगे? अगर आयन बढ़ेंगे ना, घुलने से आयन बढ़े
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग, जिस चार नाम लिए उसके अकॉर्डिंग घटेगी या बढ़ेगी। प्राशन दाब, अगर विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्राशन दाब बढ़ेगा। अब देखो यहाँ इसको अगर डाल लेना 0.1 0 ये पॉइंट ये 1m 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 सबकी कंसंट्रेशन सेम है। अब कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। अब देखो ये डालोगे ना KCl, ये थोड़ा KCl, तो इसमें कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे आयन, दो। Al2SO4 डालोगे तो दो ये तीन ही कितने बनेंगे, पांच आयन बनेंगे। इसको डालोगे तो एक Ba+2 दो Cl- 3 बनेंगे। और 1m ग्लूकोज डालो, ग्लूकोज का आयन नहीं होता, ये कोवेलेंट यानी सहसंबंधी जो कंपाउंड है, इससे एक ही रहेगा, ये एक है तो एक ही रहेगा। तो सबसे अधिक किस में बढ़ेंगे आयंस, Al2SO4 3। तो सबसे अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब रहेगा इसका। उससे कम किसका होगा, BaCl2 का। उससे कम किसका होगा, KCl का। सबसे कम किसका होगा, ग्लूकोज का। कणों की संख्या बढ़ने से परासरण दाब बढ़ता है। तो सबसे अधिक किसका है, Al2SO4 सबसे अधिक पूछा है ना। तो Al2SO4 3 का परासरण दाब का मान सबसे ज्यादा रहेगा। फिर देखो अगला छठा क्वेश्चन। छठे में क्या है कि 500 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम NaOH घुलाए तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। यानी 500 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया गया है। इसकी मोलरिटी यानी इसकी मोलरता कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। अब देखो मोलरता का हमारे पास सूत्र क्या होता है, ऐसे लिखते हो ना, विलेय का भार यानी वेट ऑफ सोल्यूट, कितना विलेय 10 ग्राम 10 बटे विलियन का भार कितना है, विलियन का आयतन कितना है 500 ml। इसको लीटर में चेंज करना है कि मोलरता निकालनी है ना, तो लीटर में लेते हैं, लीटर में चेंज करेंगे ऊपर 1000 चला जाएगा 1000। और यहाँ विलेय का अणुभार कितना है, NaOH का अणुभार कितना 40 होता है, NaOH का मोलिकुलर वेट 40। अब इसको सोल्व कर लो, है ना, कितना आ गया 2, ठीक है ना। ये 20 कट गया तो कितना आ गया 1/2 यानी 0.5 m आएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में है ना, दो ऑप्शन सेम कर दिए टाइप करने वाले ने ना। मोल पर लीटर आएगा, ये मोल पर लीटर इकाई सबकी रहेगी, कितना आएगा 0.5 आएगा। तो इसमें देखो 0.25 लिख दिया, यहाँ भी 0.25 लिख दिया, इसमें एक 0.5 कर लो आप, 0.5 है ना, 0.5 ये उत्तर हो जाएगा हमारा, मोल पर लीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, इसके बाद अपना सातवां क्वेश्चन। सातवें के अंदर देखो कि द्रव्य में गैस की विलेयता तथा इसका दाब के साथ संबंध को दर्शाता है। तो कोई अगर लिक्विड है ना, उसमें कितनी मात्रा में क्वांटिटी में गैस घुलती है, तो दाब के साथ उसका क्या रिलेशन रहेगा, दाब बढ़ाएंगे तो विलेय यानी गैस की मात्रा विलेय में बढ़ती है। और ये पढ़ते हम हेनरी के नियम में, किसमें आता है ये, हेनरी का आगे नियम पढ़ेंगे, हेनरी का, तो हेनरी के नियम में आएगा। इसका मतलब किसका नियम है ये, हेनरी के नियम के साथ आना, घुली हुई यानी सोल्यूबल गैस है उसका क्या परिस्थिति यानी दाब के साथ उसका रिलेशन दर्शाता कौन, हेनरी का नियम। कौन दर्शाएगा, हेनरी का नियम दर्शाता है। फिर देखो अगला आठवां क्वेश्चन। एक पादप कोशिका सिकुड़ जाता है जब उसे रखा जाता है। अब देखो सॉल्यूशन है इसके तीन टाइप है, सॉल्यूशन इसके तीन टाइप होते हैं। एक बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्राशरणीय विलयन, जिनका प्राशरण दाब क्या रहे, सेम रहे। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्राशरणीय विलयन, जिनका प्राशरण दाब ज्यादा रहे। और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प प्राशरणीय विलयन, जिसका प्राशरण दाब कम हो। और याद रखो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई डालोगे ना, तब वो सॉल्यूशन में सेल में न जल अंदर जाएगा न बाहर जाएगा, सेम रहेगा दोनों। अगर हाइपोटोनिक में डाल दोगे सेल से जल बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में। और हाइपरटोनिक यानी अति प्राशरणीय में डाल दोगे तो सेल से पानी बाहर आ जाएगा, और हाइपोटोनिक में डाल देंगे अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखा है कि पादप कोशिका सिकुड़ जाती है, किसमें डालेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पादप कोशिका के सिकुड़ जाएगी, यानी उसमें से जल बाहर निकल जाएगा। कौन सा होता है वो, हाइपरटोनिक यानी उच्च प्राशरणीय विलयन। कौन सा है, उच्च प्राशरणीय विलयन में डालेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9, नौवां क्वेश्चन। और नौवां क्या है, प्राशरण दाब बढ़ता है। क्वेश्चन क्या है कि प्राशरण दाब बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है।
अब देखो कैसे बढ़ेगा, आयतन बढ़ने के साथ, विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ, सही है, ताप घटने के साथ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये कौन सा है, प्राशन ताप कर बढ़ेगा। तो प्राशन ताप क्या, कोलिगेटिव यानी अणुसंख्यक गुणधर्म है, और अणुसंख्यक गुणधर्म के मान कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कण की संख्या बढ़ेगी, यानी क्या लिखा है, विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, इस प्राशन ताप का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मिलाए गए विलय पदार्थ यानी सोल्यूट है, उनके कण यानी पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है, तो संख्या पर निर्भर करेगा। अब देखो अगला 10वां, जल में नमक डालने पर क्वथनांक, अभी बताया था मैंने, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बढ़ना कब, जब विलय पदार्थ मिलाएंगे। नमक डालोगे पानी में तो नमक का क्वथनांक पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले जल 100 डिग्री पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक आ रहा था, अब 100 से अधिक पे आ गया, 110 पे, 105 पे, 104 पे, जो भी आ रहा है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे, घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होगा, जल में नमक डालने पर क्वथनांक के मान में क्या होगी, वृद्धि, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद देखो अपना 11वां क्वेश्चन, और 11वें में क्या है कि प्रबाजी, ये प्रबाजी है, प्रबाजी आसवन विधि द्वारा किसे पृथक नहीं किया जा सकता, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी प्रबाजी आसवन से किसको पृथक नहीं किया जा सकता। और आगे पढ़ेंगे हम, इसमें आगे आएगा वो क्या होता है, स्थिर क्वांथीविल मिश्रण, यानी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन या मिक्सर। क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सर, एजियोट्रोपिक मिक्सर जो है ना, जिसको बोलते हैं स्थिर क्वांथी मिश्रण, इसको हम प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। क्यों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग करने के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में थोड़ा अंतर होना चाहिए, लेकिन जब स्थिर क्वांथी मिश्रण बनेगा ना दो पदार्थों का, तो वो हमेशा एक ही ताप पर उबलते हैं, उनका क्वथनांक बिल्कुल दोनों का सेम हो जाता है, इसलिए उनको अलग अलग कर नहीं कर सकते। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन से इसको अलग नहीं कर सकते। अगला देखो, निम्न में से सांद्रता का कौन सा मात्रक ताप पर निर्भर नहीं करता। याद रखना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की यूनिट जो है ना, सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता की इकाई है, दो प्रकार की होती है, एक होता है भार आयतन इकाई, वेट वॉल्यूम यूनिट, एक होती है भार भार इकाई, वेट वेट यूनिट। और याद रखना भार आयतन में है ना, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी, मोलरता मोलरिटी, फॉर्मलता फॉर्मेलिटी, है ना, ये तीनों आती है किसमें, भार आयतन। और जहां आयतन आ जाए ना, वॉल्यूम, वो यूनिट हमेशा टेम्परेचर से प्रभावित होगी, इफेक्ट होगी। इसका मतलब मोलरता होती है प्रभावित, है ना, नॉर्मलता होती है प्रभावित, फॉर्मलता होती है प्रभावित। इसके अलावा इधर भार वाले में मोललता है ना, मोल बीन है, भार भार इकाई है ना, उधर पीपीएम है, पीपीबी है, ये सारे क्या है, भार भार इकाई है। तो ये हमेशा याद रखो, वेट जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं करता, इसलिए ये इकाइयां ताप से प्रभावित नहीं होती। तो कौन सी होगी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। अब देखो क्या है, ताप पर निर्भर नहीं करता, कौन सा, मोलरता करता है, फॉर्मलता करता है, नॉर्मलता करता है, कौन सा नहीं करता, मोललता नहीं करता। मोललता टेम्परेचर या ताप से प्रभावित नहीं होती है, ध्यान रखनी है ये, ठीक है। अब देखो 13वां, प्रकृति में कुल कितने प्रकार के विलयन संभव हैं। देखो सॉल्यूशन बनाओगे ना आप, विलयन बनाएंगे तब देखो, एक लेंगे सॉल्वेंट, उसमें मिलाएंगे हम सोल्यूट यानी विलय पदार्थ मिलाएंगे। अब देखो सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में क्या ले, जैसे गैस ले ली मैंने, गैस में घोल रहे हो, अब गैस में क्या घोल सकते हो, गैस में गैस, गैस में द्रव है लिक्विड, गैस में सॉलिड यानी ठोस, तीन बन गए। गैस में द्रव, गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, तीन बन गए। फिर ले लो लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव में घोलो, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, तीन ये बन गए। फिर ले लो ठोस, ठोस में घोलो आप, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस, तीन ये, कुल कितने हो गए, 9। यानी प्रकृति में टोटल कितने हैं, 9 प्रकार के सॉल्यूशन यानी विलयन तंत्र क्या है, संभव है। कितने बनते हैं, टोटल 9 प्रकार के बनते हैं विलयन प्रकृति में, याद रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या है कि आदर्श विलयन के लिए यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। आइडियल सॉल्यूशन है ना, इसके लिए कौन सी शर्त यानी कौन सी बात सही है, सही है। अब याद रखो आगे पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनमें मैं आपको पॉइंट बताऊंगा।
आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, डेल्टा एच 0 मिश्रण। आयतन परिवर्तन है ना, मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, आयतन परिवर्तन डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है आदर्श के लिए, याद रखना ये, है ना। ऐसे ही डेल्टा एच मिश्रण 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। डेल्टा एस मिश्रण एंट्रोपी, इसकी वैल्यू भी 0 से कम, 0 नहीं है, 0 होती तो आदर्श होता, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन आइडियल अनादर्श है। डेल्टा जी ये भी क्या है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, अनादर्श आदर्श नहीं है। डेल्टा वी 0 आ गया, तो वैल्यू 0 रहेगी इन सब की, तब वो कहलाएगा आइडियल यानी आदर्श, और 0 नहीं होगी वो सारे अनादर्श। क्या पूछा हमसे, आदर्श पूछा है, आदर्श यानी आइडियल कौन सा होगा, वैल्यू 0 आ जाए, तो डेल्टा वी क्या आएगी 0, तो वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला 15, 15 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आदर्श विलयन नहीं बनाता है, इनमें से कौन सा है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो मैंने कहा था एक जैसे आ जाए नाम तो वो आइडियल है, नाम अलग अलग आ जाए वो नॉन आइडियल यानी अनादर्श है। अब देखो यहाँ इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, सेम सेम सी आदर्श। ऐसे देखो एथिल एल्कोहल, एथिल आयोडाइड, अब एल्कोहल अलग अलग आ गई। ये देखो बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन, ये बेंजीन ब्रोमाइड, सेम सही है। या देखो बेंजीन क्लोराइड, टोलुइन, बेंजीन वाला ये। अब देखो यहाँ जब एल्कोहल और आयोडीन अलग अलग आ गई, ये कौन सा है, आदर्श का युग्म नहीं है, तो आदर्श का कौन सा नहीं है, बाकी आदर्श है, ये क्या आदर्श है नहीं है, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद देखो अगला, अगला क्या है, जब विलयन में विद्युत अपघट्य वियोजित होता है तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना हो। जब वे कोई सोल्यूट है ना, सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो यानी टूट जाए, तब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है। अब देखो अब टूटे ना यूं, जैसे कह दें ए बी ए टूटे वियोजित हो ऐसे, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालोगे आई का मान, तो ये तो प्रेक्षित मान 1 और 1 2, ये सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैल्यू 1, तो ये तो ऑब्जर्व्ड 2, ये थ्योरेटिकल यानी सिद्धांतिक 1, उत्तर कितना आ गया 2। तो अगर टूटेगा ना तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 से अधिक ही आएगी, और जब जुड़ जाए ऐसे हो, जुड़ रहा हो जैसे ए बी, ये हो गया एसोसिएशन, यानी क्या हो गया, ये संगुणन हो गया एसोसिएशन। अब संगुणन देखो ये तो प्रेक्षित और ये सिद्धांतिक है, कितना प्रेक्षित 1 हो गया, सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल 2, वैल्यू क्या आ गई 1 से क्या आ गई कम। याद रखो जब वियोजन होगा ना, किसके लिए, डिसोसिएशन, वियोजन, वियोजन के लिए हमेशा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 से अधिक आती है, और संगुणन यानी एसोसिएशन हो तब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है ना हमेशा 1 से क्या आती है कम होती है, और न टूटे न जुड़े तब वैल्यू क्या आती है हमेशा 1 आती है, याद रखना ये 3 पॉइंट। और यहाँ में क्या पूछा है, वियोजित होता हो टूटता हो तब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी 1 से क्या आएगी हमेशा ज्यादा, क्या आएगी 1 से ज्यादा आती है, ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक रहेगी। ये क्या है, संगुणन यानी एसोसिएशन के लिए 1 से कम। ये क्या है, न टूटे न जुड़े, न वियोजन न संगुणन, न डिसोसिएशन न एसोसिएशन, तब 1 आएगी, 0 होती है नहीं इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद देखो 17वां अपना क्वेश्चन, और 17वें क्वेश्चन में देखो अर्धपारगम्य झिल्ली अनुमति करती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली इनमें से किसको गुजरने देती है, याद रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली किसको पास करेगी अपने में से, किसको पास करेगी, तो याद रखो हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है ना एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो हमेशा विलायक के कणुओं को अपने अंदर में से पास होने देती है, यानी सोलवेंट को ही पास करती है विलायक को, विलय को पास यानी सोल्यूट को पास है नहीं करती है, तो यहाँ विलायक को पास करेगी, किसको, विलायक को गुजरने देता है, याद रखना किसको, विलायक को गुजरने देता है। फिर देखो लास्ट अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज का, और वो है कि ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब, याद रखो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प अधिक बढ़ेगी, वेपर बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ेगी तो उसका सॉल्यूशन में दाब भी क्या होगा बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प बढ़ने से वाष्प दाब भी क्या होता है हमेशा बढ़ता है।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से हर्षदेव वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, ये क्या लिखा है, ताप बढ़ाने से किसी वस्तु का वाष्प दाब सदैव क्या होता है, बढ़ता है, तो सदैव बढ़ता है। याद रखना ये, ठीक है। ये तो हो गया अपना कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अब देखो पहला, विलियन क्या है, याद है ना, पेपर में आ जाए प्रश्न, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, विलियन क्या है, तुम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखनी है। और विलियन में दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, एक सोल्यूट यानी विलय और एक सोलवेंट यानी विलायक। विलय और विलायक दोनों मिक्स हो जाए, होने के बाद उसका बने होमोजीनियस सॉल्यूशन, समांगी बने, जिनको आप अलग अलग नहीं पहचान सको दोनों को। जैसे पानी में चीनी मिला दिया आपने, अब चीनी घुलने के बाद आप उस पानी में आप पता नहीं लगा सकते चीनी घुली कि नहीं घुली, बिना चखे उसको आपको दिखेगी नहीं घुली हुई अंदर। ऐसा बने पारदर्शी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बने, उसको बोलते हैं समांगी यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, विलय व विलायक का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है ना। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉलिड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, ये विलय व विलायक का, चलो अलग लिखा देता हूं ना, लास्ट में फिर थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं। चलो देखो इसमें ये लिख देता हूं, यहाँ पहला है ना सॉल्यूशन विलियन, सॉल्यूशन है विलियन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन विलियन किसे बोलते हैं, क्या लिखेंगे, याद रखना ये क्या लिखना है, ये लिखना है विलय व विलायक का समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। यानी क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अपना सेकंड प्रश्न, सेकंड क्या है, अणुसंख्यक गुण धर्म को परिभाषित कीजिए, है ना, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या के गुण धर्म को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, अणुसंख्या गुण धर्म किसको बोलते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे कि विलियन के वे गुण धर्म जो केवल विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, न कि उसके रासायनिक प्रकृति पर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव, किसको बोलेंगे, कोलिगेटिव को। तो क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के मॉलिक्यूल के पार्टिकल है जो है उनके ऊपर के डिपेंड करें, कौन, गुण, उसको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो क्या लिखेंगे, अगला देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें क्या लिखेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म, इसमें क्या लिखेंगे, विलियन के वे गुण, विलियन के वे गुण जो जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि इसके रासायनिक संगठन पर, रासायनिक संगठन पर। इसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये लिखना है बस, एक लाइन लिखनी है, आ जाएगा एक नंबर में, तो ये लिखना है बस, है ना। तो क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, it is not depend on chemical composition of solute, that's called
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके रासायनिक संगठन पर। इसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। बस याद, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। और थोड़ा बड़ा आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तब तो परिभाषा लिख देंगे, डेफिनेशन। फिर इसके 4 टाइप लिखने हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं, चारों का नाम लिखने कौन से। नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 1। फिर 2 नंबर लिखेंगे, कवथनांक उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर लिखेंगे तीसरा, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर 4th लिखेंगे, प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 नाम और लिख देंगे। अगर 2 नंबर का आएगा ना, तब परिभाषा लिख के फिर आपको पूछ लेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो 4 प्रकार के, चारों के आपको नाम लिखने, मैंने बोले और आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगला क्या है, समप्रासरणीय विलयन क्या है। क्या है समप्रासरण, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पूछा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी समप्रासरणीय विलयन किसको बोलते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था, प्रासरण दाब के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, विलयन के 3 प्रकार होते हैं, है ना। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वाष्प दाब में, ये वाष्प दाब के आधार पर विलयन के 3 प्रकार है। कौन से, एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासरणीय विलयन, वे विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान समान रहे। लिखा ना, समप्रासरणीय, सम मतलब समान, जिनके प्रासरण दाब के मान समान हो उन्हें समप्रासरणीय विलयन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अल्प प्रासरणीय विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कई बार ना इंग्लिश के नाम हिंदी में लिखे आते हैं हाइपोटोनिक, ऐसे याद रखना, इंग्लिश की थोड़े वर्ड याद रखने। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी समप्रासरणीय विलयन। क्या लिखेंगे, समप्रासरणीय। एक हाइपोटोनिक यानी अल्पप्रासरणीय विलयन। तो हाइपोटोनिक में क्या लिखेंगे, हाइपोटोनिक, अल्प मतलब कम, यानी वे विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान कम होते हैं उनको हाइपोटोनिक यानी अल्पप्रासरणीय विलयन कहते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे अति प्रासरणीय विलयन। तीसरा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज्यादा, बोलते कई बार हाइपर हो गया आप तो, अधिक ज्यादा हो जाना। तो वे विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान ज्यादा उनको अति प्रासरणीय विलयन कहते हैं। 3 टाइप है ये। और आपसे क्या पूछा है, समप्रासरणीय विलयन यानी आइसोटोनिक किसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, समप्रासरणीय, समप्रासरणीय विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। और इसमें क्या लिखेंगे, वे विलयन, वे विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान, प्रासरण दाब के मान समान रहते हैं, समान रहते हैं, समप्रासरणीय विलयन कहलाते हैं। समप्रासरणीय विलयन कहलाते हैं, बस इसका मतलब समान, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखना। फिर देखो अपना अगला चौथा क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, के एफ और के बी के मात्रक क्या है। अब देखो के एफ और के बी है क्या, के एफ को बोलते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, है ना, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एक होता है के बी, इसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की इकाई सेम ही है ना। के एफ है ना, के एफ, इसको तो बोलते हैं मोलल हिमांक, हिमांक अवनमन के अंदर आता है ये डेरिवेशन में, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एक होता है के बी, इसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो हैं, दोनों की यूनिट सेम है, इकाई सेम है, याद रखना, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसकी यूनिट इकाई भी केल्विन किलोग्राम पर मोल, दोनों की इकाई बिल्कुल क्या है, सेम है।
केएफ की इकाई पूछ लो या केबी की पूछ लो, दोनों की सेम है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखो अपना अगला प्रश्न, अगला पांचवा। पांचवे के अंदर देखो क्या है कि आपको मिक्स ये सॉल्यूशन दे रखी है ना, कि निम्न को 0.1 एम का C6H12O6 ग्लूकोज है। ठीक है, 0.1 एम ही है एल्यूमिनियम क्लोराइड, 0.1 एम है मैग्नीशियम क्लोराइड, 0.1 एम ही है NaCl। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। अभी मैंने बताया था, अगर किसी भी मिक्सर में अगर सॉल्यूशन में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन सेम आ जाए ना, फिर आपको आगे लिखे हुए जो जो भी यौगिक लिखे हैं, कंपाउंड लिखे हैं ना, उनको आपको तोड़ना है कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद, घुलने के बाद, पानी में घुलने के बाद कितने कण बनेगी। और मैंने कहा था क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक का मान बढ़ना, वो विलेय पदार्थ बढ़ेगा ना, क्वथनांक बढ़ेगा, यानी विलेय पदार्थ कण बढ़ेंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो लिखा है क्वथनांक क्रम बताओ, किसका कम किसका ज्यादा। कण ज्यादा बनेंगे ना, ये कहते आयन ज्यादा बनेंगे, क्वथनांक का मान भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि कणों की संख्या भी डिपेंड करने वाला गुण है ये, जिसको कोलिगेटिव या अणुसंख्या गुणधर्म बोलते हैं। जिसका मतलब अब देखो, इसको अगर ग्लूकोज को पानी में घोलोगे ना तो ऐसे रहेगा ये, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, यानी सहसंयोजक यौगिक, इसका आयनन नहीं होता, तो ये एक ही रहेगा, एक घोला है तो एक ही रहा। तो इसका सिद्धांतिक मान थ्योरेटिकल वैल्यू एक, घुलने के बाद भी प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी एक, इसका मतलब एक ही है। अब देखो यहाँ इसको पानी में घोला, AlCl3, एक एल्यूमिनियम का आयन बनेगा, 3 Cl के, कुल कितने बनेंगे, 4 आयन बनाएगा ये अकेला। और अगर इसको पानी में घोले तो एक Mg+2, 2 Cl के, कितने हो गए, 3, ये 3 आयन बनाएगा। तो फिर NaCl को घोले तो एक Na+Cl- ये 2 बनाएगा। जिसमें कणों की संख्या सबसे अधिक बने ना, उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। इसका मतलब सबसे अधिक इसका होगा AlCl3 का बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा है, बढ़ते क्रम में लिखना है क्या, तो सबसे पहले कम वाला लिखना है, यानी आरोही क्रम लिखना है। तो सबसे कम किसका होगा, या ग्लूकोज का लिख दो, मैं हिंदी में लिख दो ग्लूकोज, है ना। उससे अधिक किसका होगा, NaCl का, और उससे अधिक किसका होगा, MgCl2 का, और सबसे अधिक किसका होगा, AlCl3 का। ये बढ़ता हुआ क्रम है, याद रखना। ये क्या है, बढ़ता हुआ यानी आरोही, यानी असेंडिंग ऑर्डर है ये। और कहते हैं घटता हुआ क्रम लिखो, पहले लिखते AlCl3 सबसे अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे उल्टा कर देते थे। वो घटता हुआ यानी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी अवरोही क्रम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो ये बढ़ता हुआ और हमें तो ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला अपना प्रश्न क्या है, अगला कि मोल भिन्न को परिभाषित कीजिए, यानी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न क्या है, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। अब देखो कैसे इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है वो देखना है। देखो मोल भिन्न, छठा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके बाद छठा क्वेश्चन, छठे में मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन जिसको एक्स से दर्शाते हैं, एक्स से लिखते हैं। और याद रखना, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, यूनिट लेस है ये, याद रखना। ये कई बार पूछ लेते हैं, ये इकाई रहित है, इकाई रहित, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, याद रखना, इकाई रहित यानी यूनिट लेस है ये। अब देखो मोल भिन्न किसको बोलेंगे, थोड़ा सा देखो समझने का तरीका। जैसे आपके पास कोई मिक्सर है, उसमें जैसे ए है, ए के 2 मोल, उसी मिक्सर में बी के 2 मोल, सी के जैसे 2 मोल, इन सबको मिला के एबीसी को और एक बनाए मिक्सर। अब कहते हैं मिक्सर में ए की मोल भिन्न बताओ, बी की बताओ, सी की बताओ, तो क्या लिखेंगे, जिसकी मोल भिन्न निकालनी है ना उसका मोल लिख देंगे 2 बटे टोटल मोल कितने हैं 6, अच्छा है। बी की निकालेंगे तो बी के मोल 2 बटे टोटल मोल 6, सी की निकालेंगे सी के मोल 2 बटे कुल मोल टोटल मोल 6। इसका मतलब जिसके मोल भी निकालनी हो ना, क्या करेंगे, उसके मोल बटे टोटल मिक्सर के मोल का भाग देंगे, उसको क्या बोलते हैं, मोल भिन्न कहेंगे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, मोल भिन्न क्या होती है, किसी अवयव की मोल भिन्न यानी कंपोनेंट, किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोल का अनुपात होती है। क्या लिखेंगे, एक लाइन देखो क्या लिखेंगे, किसी अवयव की मोल भिन्न
अवयव की मोलबिन उस अवयव के मोल व मिश्रण के कुल मोल का अनुपात होती है। इसका मतलब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, देखो ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला। अगर ये लिख दो चाहिए, अगर ये नहीं लिखो ना तो आप ऐसे लिख दो फॉर्मूला, तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 1-2 नंबर का जो भी आएगा ना उसमें पूरे आएंगे। क्या लिखेंगे, मोल बिन बराबर क्या लिखेंगे, मोल ऑफ कंपोनेंट, अवयव के मोल बटे मोल ऑफ मिक्सर, मिश्रण के कुल मोल, ये फॉर्मूला आ गया किसका, मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन या मोल बिन का, ये क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज ए रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज ए रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ मिक्सर, यानी अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोल का अनुपात क्या कहलाती है, मोल बिन कहलाती है, याद रखनी है। और इसकी कोई यूनिट नहीं, इकाई नहीं होती, और इसका ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मोल बिन अगर आ जाए तो आपको ये बात लिखनी है। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास यानी असामान्य अणुभार या द्रव्यमान किसे कहते हैं, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, है ना, या ये अब नॉर्मल मोलिकुलर मास किसको बोलते हैं, क्या है ये बताना यार। अब नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल नहीं हो, देखो कैसे, कौन सा, ये 7वां क्वेश्चन, देखो 7वां में क्या लिखेंगे, असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार यानी अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, या अब असामान्य द्रव्यमान, जो भी है ना, मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान बोल दो, असामान्य अणुभार बोल दो ना। जब किसी विलय को किसी भी विलय में मिलाया जाता है तो विलय पदार्थ संगुणित या वियोजित होता है, तब उसका अणुभार का मान क्या है, बदल जाता है, उस अणुभार को बोलते हैं उसका अब नॉर्मल मोलिकुलर मास यानी असामान्य अणुभार। जैसे एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोलने पर उसका अणुभार दुगना यानी 120 प्राप्त होता है, तो क्या है, एसिटिक एसिड का अब नॉर्मल यानी असामान्य अणुभार। तो क्या लिखेंगे, जब किसी पदार्थ को विलयन में लिया जाता है, तो संघूर्णन यानी एसोसिएशन या वियोजन से अणुभार यानी मोलिकुलर मास का मान बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल को, क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर इसका असामान्य अणुभार 120 प्राप्त होता है, यानी अब नॉर्मल मोलिकुलर मास के 120 मिलता है किसको, एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोलने पर। देखते एग्जांपल में, देखो यूं लिखोगे आप, और अगर ये लैंग्वेज ना लिखो ना तो अगर ये लिख दोगे तब भी आपका सही है, गलत नहीं है। यूं, ये एसिटिक एसिड
क्या ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। और इसका सामान्य यानी मोलिकुलर मास, सामान्य द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार सामान्य कितना आएगा? जोड़ लो, कार्बन 12 H का 1 1 1 3, O का 16 16 और 1 जोड़ लो, कितना आएगा? 60 आएगा। जोड़ के देखना, इसका 60 होता है। जब इसको इस बेंजीन में डिजोल्व करेंगे ना, इसमें बेंजीन में, इसको बेंजीन में मिलाया, बेंजीन में, और बेंजीन मिलाते ही इसके एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल है ना, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा दोनों जुड़ जाते हैं ऐसे। देखो ये क्या है? एसिटिक एसिड। इस तरह से इसके दो अणु आपस में क्या है? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। इनके बीच क्या बनेगा? H बॉन्ड। इस तरह इनके बीच क्या बनेगा? H बॉन्ड। अब इसका अणु भार आएगा ना, इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा? 60 इसका 60 इसका, कितना आएगा? 120 आएगा। इसको बोलते हैं असामान्य अणुभार। ये क्या है? असामान्य अणुभार। ये अब नॉर्मल मोलिकुलर मास आ गया, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल मोलिकुलर मास या असामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है, ये लिखना आपको। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है? 8वां क्या लिखा है कि वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं? अवनमन यानी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। अवनमन का मतलब होता है कम होना, वाष्प दाब में कमी होना। तो क्या लिखेंगे? जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसमें वाष्पन की दर घट जाती है, जिससे वाष्प दाब भी कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। देखो कैसे, यूं इस तरह से लिख सकते हैं हम। यूं क्या लिखना है? डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन, दाब अवनमन। इस तरह से। और क्या लिखेंगे? देखो, अगर चाहो तो आप ऐसे डायग्राम बना के इसको समझा सकते हो। थोड़ा सा अधिक से अधिक एग्जाम में है ना, डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। देखो ऐसे, जितना हो सके उतना आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को बताओ। चाहे 1 नंबर का हो तब भी आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जहां तक संभव हो लिखने की कोशिश, कम से कम अधिक से अधिक उसको आप एक्सप्लेन करो, कुछ चीज दर्शा के, कुछ बता के। ठीक है ना? अब देखो यूं है, इस तरह से। ये जैसे सोलवेंट यानी विलायक है, जैसे जल है, शुद्ध जल है ये, है ना? इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया यूं। और यहाँ पर जो मोलिक्यूल होंगे, अणु, केवल जल के ही अणु है। इस तरह से वाटर मोलिक्यूल है, इससे क्या बनेगी? वाष्प बनेगी यूं। ये इस तरह से जल के अणुओं की वाष्प बन गई, है ना? इस तरह से वाष्पित हो रहे। और इस पे क्या लगाएंगे? ये प्रेशर लगाएंगे वापस से। यहाँ लग रहा है वेपर प्रेशर, इसको वाष्प दाब बोलते हैं। और इसका जैसे वैल्यू लिख दें P0, जीरो मतलब ओरिजिनल यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। फिर हमने क्या किया? सेम यही है, और इसी के अंदर थोड़ा सा क्या कर दिया हमने? विलेय पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, यानी सोल्यूट मिला दिया, जैसे नमक या चीनी मिला दी। अब नमक चीनी मिला दोगे ना, तो जल के अणु है ना, उनके साथ में नमक या चीनी के अणु भी आ जाएंगे साथ में यहाँ, है ना? तो ये नहीं कि यहाँ पे केवल जल के अणु होंगे, क्योंकि नमक या चीनी जो है ना हर जगह है, तो यहाँ पर नमक या चीनी के कण भी आ जाएंगे ऐसे, इस तरह से। और नमक चीनी कण आने से अब वाष्प बनेगी ना, वाष्प कभी नमक या सोल्यूट की नहीं बनती, वाष्प नमक या चीनी की नहीं बनती, केवल जल की बनेगी। तो वाष्प जल की बनेगी ऐसे। तो यहाँ जल के अणु पहले की तुलना में क्या हो गए? तो कम हो गए ना। देखो यहाँ तो खूब थे ज्यादा, और यहाँ क्या हो गए? कम हो गए। तो यहाँ लगने वाला वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ लगेगा वाष्प दाब। अब कह दिया ये है विलयन। क्या बन गया? ये विलय पदार्थ मिलाने के बाद क्या बन गया? विलयन बन गया। ये
इस विलेन का वाष्प दाब लिख दिया PS सॉल्यूशन। और ये क्या है, वाष्प दाब अवनमन, और अवनमन का मतलब ये लिखोगे आप, किसका वाष्प दाब अधिक है, किसका अधिक है, विलायक का अधिक है, विलेन का कम हो गया, तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या लिखेंगे, वाष्प दाब अवनमन। हेलो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बताओ सर। तो यहाँ के वाष्प दाब अवनमन कैसे लिखोगे, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलेन का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब में कमी आ गई। इसका अधिक था फिर कम हो गया, चीनी नमक मिलाने से कितना कम हुआ, अंतर निकाल लो, उसको बोलते हैं वाष्प दाब में होने वाली कमी, जिसको वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। हम क्या लिखेंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब कम होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। अतः विलय पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में होने वाली यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। ये लिख लेना आप, है ना, डायग्राम बना देना ऐसे, और फिर ये लिख देना P0 माइनस PS, और ये लिख देना ये किसके कण है, ये तो है विलायक यानी सोलवेंट के, सोलवेंट के हैं। और इसमें क्या हो गए, ये क्या आगे, अब ये विलय के आगे, किसके आगे, विलय के कण, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, और ये किसके हैं, विलायक के कण है। इस तरह से तो वाष्प दाब में होने वाली कमी कहलाएगी वाष्प दाब अवनमन यानी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता घटती है क्यों। कई बार देखते हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो गैस जो है उनकी लिक्विड के अंदर सोलिबिलिटी घटती है, कम होती है। अब कई बार देखते हैं ना घरों में, जैसे पानी को किसी पतीले में डाल के गर्म करें, तो कुछ देर गर्म होने के बाद थोड़ा पानी गर्म हो ना, फिर देखते हो आप पतीले के नीचे से है ना बुलबुले से निकलते हैं हल्के हल्के से गैस के बाहर, गैस बाहर निकलनी शुरू होगी। इसलिए है ना, पानी को गर्म करने से ही, समान ताप बढ़ाने से ही गैसों की विलेयता घटती है क्यों। अब क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो द्रव्य को छोड़कर बाहर निकल जाती है, जिससे गैसें द्रव्य में कम घुलती है, जिससे विलेयता घट जाती है। तो लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो द्रव्य को छोड़कर बाहर निकल जाती है, जिससे गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है, घटती है। बस ये लिखना है, ठीक है ना। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता घटती है क्यों, सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है क्यों, लिखेंगे यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, गैसेज इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वो द्रव्य को छोड़कर बाहर निकल जाती है, और इससे गैसों की द्रव्य विलेयता घट जाती है। दो ही लाइन लिखनी है। अब देख लो अगला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न 10वां। अगला क्या लिखा है, प्रतिलोम प्राशन क्या है, उदाहरण दीजिए। क्या है, प्रतिलोम प्रासरण क्या है, उदाहरण दीजिए। यानी रिवर्स ओस्मोसिस क्या है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या है, इसको डिफाइन करना है। रिवर्स ओस्मोसिस यानी ओस्मोसिस क्रिया जो है उसका रिवर्स उल्टा होना, उसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। और इसका उदाहरण देना है, समुद्री जल है ना, उसको मीठे पानी में चेंज करने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस यानी प्रतिलोम प्रासरण ही काम में लेते हैं। कैसे, देखो इस तरह से, थोड़ा यूं देखना है, क्या देखना है, रिवर्स ओस्मोसिस, प्रतिलोम प्रासरण, ये नाम लिखा हुआ जाए, प्रतिलोम प्रासरण, है ना, या फिर ये लिखा हुआ जाए व्युत्क्रम प्रासरण, एक ही बात है, यानी रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस याद रखना है किसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, देखो प्रतिलोम प्रासरण, अब प्रासरण क्रिया क्या होती है कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं प्रासरण क्रिया। किसको बोलते हैं, ओस्मोसिस। जब यानी प्रासरण किसको बोलते हैं कि विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं परासरण, है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस बोलते हैं, अब ऑस्मोसिस में विलायक के अणु अधिक से कम की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा कर दें, विलायक के अणु कम से अधिक की तरफ जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऐसे इस तरह से समुद्री जल का करते हैं ना शुद्धिकरण, तब प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, इस तरह से देखो, यूं थोड़ा सा एक डायग्राम बना दूं आपको। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस आ जाए ना, अगर ये डायग्राम बना दोगे ना आप, तब भी आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं है। मैं थोड़ा सी ऐसे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ लगा दी बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली, इस तरह से, और यहाँ इस पे लगा दिया पिस्टन, इस पे क्या लगा दें, पिस्टन लगा दें, और यहाँ भी लगा हुआ है पिस्टन, या यहाँ से इसको बंद कर दें। ठीक है ना। अब देखो इधर यहाँ पर समुद्री जल है, और इस साइड में है ना वो शुद्ध जल है, प्योर वाटर है। और आपको पता है अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है ना, यहाँ से शुद्ध जल बाहर निकलता है। ठीक है ना, और ये है समुद्री जल। तो क्या करें, यहाँ से प्रेशर लगाएं, दाब लगाएं, और लगने वाला दाब जो है ना उसका मान क्या हो, पराक्षण दाब से क्या हो, ज्यादा हो, तब विलायक के अणु जो है ना वो पराक्षण क्रिया के विपरीत गमन करते हैं। यानी अब इधर देखो, इस साइड में विलायक यानी जल के अणु कम है, इधर ज्यादा है, यहाँ शुद्ध जल है, यहाँ पानी नमक के साथ में, नमक है तो जल कम है, नमक के साथ में है, यहाँ पर जल की सांद्रता कम है, यहाँ पर क्या है, जल कम है, जल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सांद्रता कम, और यहाँ पर क्या है, जल की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, यही साइड में जल अधिक है, नमक है नहीं, क्या करेगा। अब देखो परासरण क्रिया क्या है, विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम की तरफ जाए, इधर आए, अधिक से कम की तरफ इधर चले, तब तो परासरण है। अब हमने ऊपर से दाब लगा दिया, इतना परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया, तब विलायक के अणु है ना परासरण के उल्टे अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं, ऐसे इस तरह से इधर जाएंगे। ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली लिख दिया शॉर्ट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली लिख लो चाहे आप, इस तरह से इधर जाएंगे तो परासरण का उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण, और इसका यूज करते हैं समुद्री जल के शुद्धिकरण में। हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ये डायग्राम बना दोगे तब भी आपके बहुत है, इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो ऐसे कि जब जब विलियन पर लगने वाला दाब, विलियन पर लगने वाला दाब परासरण दाब से अधिक कर दिया जाए, परासरण दाब से अधिक कर दिया जाए,
कर दिया जाए तब विलायक के अणु प्रासरण के विपरीत अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। इस क्रिया को व्युत्क्रम प्रासरण कहा जाता है। व्युत्क्रम प्रासरण कहा जाता है। इसको रिवर्स या प्रतिलोम प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण कहा जाता है। और एक लाइन क्या लिखोगे, इसका उपयोग, याद रखना ये, इसका उपयोग समुद्री जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका उपयोग समुद्री जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ये लिखना है। प्रतिलोम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस डायग्राम बनाना है। समुद्री जल को साफ करना है, इसके लिए इसका यूज करते हैं। होता क्या है, प्रासरण की उल्टी क्रिया होती है। प्रासरण में तो जल के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करेंगे, लेकिन व्युत्क्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण में जल के अणु प्रासरण के विपरीत अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करेंगे। इस क्रिया को बोलते हैं व्युत्क्रम प्रासरण। इसका यूज समुद्री जल के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है। अगले में देखो क्या है, स्थिर क्वांथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। देखो क्या लिखा है, स्थिर क्वांथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। स्थिर क्वांथी यानी एजियोट्रोपिक मिक्सर। क्या लिखना है, एजियोट्रोपिक मिक्सर। एजियोट्रोपिक मिक्सर को डिफाइन करना है, ये देखना है, ठीक है ना। स्थिर क्वांथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए, एजियोट्रोपिक मिक्सर। और एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या है, स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होते हैं, वे मिश्रण यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, और मिलने के बाद वो पदार्थ या वो मिश्रण उसमें उपस्थित सभी अवयव एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं, या जिनका क्वथनांक का मान फिक्स हो जाए दोनों सबका, उसको बोलते स्थिर क्वांथी मिश्रण। क्या लिखेंगे, देखो इसमें 2-3 लाइनें से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इस तरह से, स्थिर क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिक्सर। और क्या लिखेंगे, दो पदार्थों का निश्चित अनुपात में बनाया गया मिश्रण यानी एक फिक्स रेशियो में बनाया गया मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, यानी बॉईल होता है, जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, अर्थात क्वथनांक का मान निश्चित हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाए, अर्थात क्वथनांक का मान निश्चित रहता है, निश्चित ही रहता है। स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाता है, स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाता है। और याद रखना, स्थिर क्वांथी मिश्रण को हम प्रभाज्य आसवन से इन्हें पृथक नहीं कर सकते, पीछे बताया मैंने, इन्हें
प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है? प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। और ये दो प्रकार का होता है स्थिर क्वांति मिश्रण। इसके दो प्रकार हैं। स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार का है। दो प्रकार में नंबर एक को बोलते हैं निम्न स्थिर क्वांति मिश्रण, निम्न स्थिर क्वांति मिश्रण, और एक होता है उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण। उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण दो टाइप के हैं। अब एग्जाम्पल वगैरह वो आपके इतने है नहीं, तो आप इतने याद रखो। स्थिर क्वांति मिश्रण में क्या है कि दो पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, यानी एक निश्चित ताप पर उनका क्वथनांक का मान रहता है, जिनको हम प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण। ये दो प्रकार का होता है, एक निम्न और एक होता है उच्च। बस ठीक है, याद रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगला क्या है? क्या लिखा है? एन मोल विलेय सोल्यूट, कैपिटल एन मोल विलायक से बने विलयन में विलायक का मोल अंश बताइए। क्या लिखा है देखो, मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल अंश। अब क्या है? विलय यानी सॉलिड कितना है? एन मोल, छोटा एन मोल। और विलायक क्या है? सोलवेंट, ये बड़ा एन मोल है। कुल मोल निकालें तो कितना आएगा बताओ? कुल मोल देखें कितना आएगा, दोनों को जोड़ दें, एन प्लस एन आ जाए कुल मोल। अब हमें मोल भी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? विलय का निकालना है तो विलय के मोल बटे टोटल मोल, विलायक का निकालना है विलायक के मोल बटे टोटल मोल। यानी इसका मतलब लिखें विलय का मोल भिन्न, दोनों का निकाल देता हूं, आपसे विलायक का पूछा है, दोनों का निकाल देता हूं, दोनों देख लो। विलय का मोल भिन्न इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या लिखोगे? विलय के मोल एन अपॉन टोटल मोल एन प्लस एन। ऐसे ही विलायक के मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखोगे? एन अपॉन एन प्लस एन। विलायक का ये एन बटे एन प्लस एन। टोटल निकालोगे ना, इनको जोड़ो, कहते मिश्रण की कुल मोल भिन्न बताओ, तो विलय की मोल भिन्न बट्टे विलायक की मोल, ये विलय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न, सोल्यूट की और सॉल्वेंट दोनों की जोड़ दो, एन प्लस एन बटे एन प्लस एन, एन बटे एन प्लस एन, जोड़ो, दोनों को निकालो, जोड़ के निकालो, उत्तर क्या आएगा? एक आएगा। याद रखो हमेशा मिक्सर की टोटल मोल फ्रैक्शन, मिश्रण की कुल मोल भिन्न हमेशा एक होती है। और अवयव की निकालोगे ना, किसी एक की, विलय या विलायक की निकालोगे, तब हमेशा एक से क्या आएगी? कम आएगी। दोनों का योग क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। याद रखना ये, ठीक है ना। अगर पूछ रहे ना कि मिश्रण की मोल भिन्न, किसी मिश्रण की कुल मोल भिन्न होती है, एक होती है। अवयव की मोल भिन्न होती है, कंपोनेंट जो जुड़ा हुआ है उसकी मोल भिन्न, तो हमेशा एक से कम आएगी। अगर तीन तीन को मिला रखा आपने, तीनों की कुल आएगी एक, लेकिन तीनों का अगर अलग अलग निकालेंगे तो एक से कम है तीनों की, 0.3, किसी की 0.5, किसी की 0.2, ऐसे आ जाएगी, कुल एक आएगी। ठीक है ना, याद रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, विलयन के लिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लिखिए, है ना। पार्शियल प्रेशर लॉ ऑफ डाल्टन, है ना? डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, पार्शियल प्रेशर लॉ डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। और क्या कहता है डाल्टन आंशिक दाब के नियम में? देखो क्या कहेगा, इस तरह से क्या लिखना है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या लिखना है? अगर आपके पास कोई मिक्सर है, तो मिक्सर यानी उस मिश्रण का कुल दाब जो होता है, उसमें उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। जैसे कहते एक मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, तीनों को मिला रखा है। अब बताओ कुल इसका दाब बताओ, तो क्या निकालोगे आप? हाइड्रोजन का आंशिक दाब प्लस ऑक्सीजन का आंशिक दाब प्लस नाइट्रोजन का आंशिक दाब, तीनों को जोड़ देंगे तब कुल दाब आ जाएगा उस पूरे मिक्सर का। तो आंशिक दाब का योग है किसका? टोटल दाब। इसको बोलते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या लिखेंगे? क्या लिखना है?
किसी मिश्रण का कुल दाब, किसी मिश्रण का कुल दाब, कुल दाब उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित सभी अवयवी गैसों के, सभी अवयवी गैसों के, गैसों के आंशिक दाब, आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? टोटल दाब P बराबर, जैसे लिखते हैं PA प्लस PB प्लस PC। और नीचे क्या लिख दोगे आप? यहां P क्या है? मिश्रण का कुल दाब, PA गैस A का आंशिक दाब, PB गैस B का आंशिक दाब, PC गैस C का आंशिक दाब। बस इनके आंशिक दाब का कुल योग गैस की मिश्रण का कुल दाब कहलाएगा। इसको बोलते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगला देखो, अगले में क्या है? गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त गैसीय मिश्रण का संगठन क्या होगा? याद रखना ये क्या काम में लेते हैं? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम, याद रखना ये। और कई बार आता है ये समुद्री गोताखोर यानी स्क्वाड ड्राइवर। क्या है? स्क्वाड ड्राइवर यानी समुद्री गोताखोर, यानी रेस्पिरेशन श्वसन के लिए प्रयुक्त गैसीय मिश्रण में किस गैस का यूज करते हैं, या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिला के काम में लेते हैं? तो ऑप्शन में अधिकतर लिखा होता है हीलियम, तो हीलियम को काम में लेते हैं, साथ में नाइट्रोजन भी काम में लेते हैं। तो इन तीनों का मिश्रण काम में लेते हैं। समुद्री गोताखोर है ना, समुद्र वगैरह में जाते हैं, नीचे पीछे सिलेंडर सा लगा रहता है, आगे मास्क लगा के रहते हैं, उसमें सांस लेते हैं वो श्वसन क्रिया। तो पीछे सिलेंडर में जो गैस है ना, उस गैस में इन तीनों गैसों का मिक्सर होता है। ये किसका? हीलियम का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। प्योर ऑक्सीजन काम में नहीं लेते, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और हीलियम को मिला के काम में लिया जाता है। और हीलियम की मात्रा लगभग होती 11% के लगभग, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये है। अब देखो ये दोबारा आ गया ये, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव विलेयता पर क्या प्रभाव होगा? ताप बढ़ाने से द्रव में गैसों की विलेयता घट जाती है। देखा ना पीछे, पतीले को गर्म किया, उसमें से गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, बाहर निकलने शुरू हो गई, यानी उसकी विलेयता कम होगी, घटेगी, बाहर निकलेगी। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। क्यों लिखा है पीछे? क्यों? गैसों की ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो द्रव को छोड़कर बाहर निकल जाती है, इससे विलेयता घट जाती है। ठीक है, ये देखो एक ये दोबारा इसी तरह का है, जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आसानी से रह सकते हैं। जलीय जीव, अब जलीय जीव में क्या याद रखोगे कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। जल में डिजोल है ना O2, उसका यूज करते हैं वो श्वसन क्रिया में। और अगर पानी गर्म होगा, और आपको पता है ताप बढ़ाने पर, पानी गर्म करने पर पानी में गैसों की विलेयता घट जाती है। अगर गर्म करोगे ना तो उस पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म पानी में से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, और अगर बाहर निकल जाएगी तो जलीय जीव फिर श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन उसको कम मिलेगी, और कम मिलेगी तो श्वसन क्रिया सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए गर्म पानी में रह नहीं पाते फिर वो ठंडे पानी में। और ठंडे पानी में क्यों? ठंडे पानी में गैसों की विलेयता ज्यादा होती है, और ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुली रहेगी, ज्यादा घुली रहेगी तो जलीय जीव आसानी से श्वसन क्रिया कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। यदि जल गर्म होगा तो ऑक्सीजन की जल में विलेयता घट जाएगी, जिससे श्वसन क्रिया में आसानी नहीं रहती, इसलिए ठंडे जल में आसानी से रहते हैं, गर्म जल में आसानी से नहीं रहते। इतना लिखना है। ठीक है, ये देखो वापस आ गया ये, है ना, ये वापस करने की आवश्यकता नहीं है। विलयन में किसी पदार्थ के मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल भी नहीं, पीछे लिखा है शुरू में हमने मोल अंश क्या है। किसी कंपोनेंट यानी अवयव के मोल बट्टे मिश्रण कुल मोल का अनुपात मोल भी कहलाती है। मोल अंश पीछे लिखा दिया मैंने, ये दोबारा आ गया। अब देखो अगला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने थोड़े से। देखो कैसे,
कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब देखो याद रखना, ये 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल, वो मोलरिटी यानी मोलरता कहलाएगी। और 1 किलोग्राम विलायक में आ जाए तब उसको बोलते हैं मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोलिलिटी मोललता कहलाती है। क्या बोलेंगे? मोललता, मोललता कहलाती है। और देखो, वह ताप जिस ताप पर विलायक का वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाए तब क्या होगा? विलयन उबलना शुरू हो जाएगा। जब गर्म करोगे ना आप, तो उस विलयन या द्रव है उसका वाष्प दाब है ना, दाब लगने वाला वाष्प का दाब जब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब वह द्रव बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक। जैसे जल है ना, अगर आप पानी गर्म करोगे तो 100 डिग्री पे पानी गर्म होगा ना, तब जल से इतनी वाष्प बनेगी कि इसके ऊपर जल पे लगने वाला वाष्प का दाब, वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, फिर पानी उबलना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं उस जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है वो? 100 डिग्री। तो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वाष्प दाब, तब उस द्रव्य का क्वथनांक आता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो क्या करेंगे? बारीक समान उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक ताप, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, दो द्रवों के स्थिर क्वांति मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है तब राउल्ट के नियम से क्या है वो? अगर कम होना तो ऋणात्मक विचलन, ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन। राउल्ट का नियम है ना, आगे पढ़ेंगे और आएगा। तो राउल्ट के नियम में दो प्रकार के डेविएशन यानी विचलन है। एक पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन, एक ऋणात्मक यानी नेगेटिव डेविएशन। अगर कम हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन, ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। अब कम हो गया, और कम हो गया तो क्या है? ऋणात्मक विचलन कहलाता है, नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। ठीक है, फिर देखो अपना अगला, ये 2-3 क्वेश्चन थे ये। ठीक है ना? इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखो, थोड़े से है में और क्वेश्चन है ये 8-10। हाँ, ये कितने 12-13 क्वेश्चन और है। ठीक है ना? इस थोड़े से बड़े हैं ये, इनको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे आगे वाले अपने सेकंड वीडियो में। ठीक है, अब तक इस पहले चैप्टर में है ना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये आप करो। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, इस फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक ये ऊपर वाले क्वेश्चन करो आप। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखो, ये सारे क्वेश्चन है ना आप ढंग से करना, एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और लगभग है ना सारे क्वेश्चन कवर कर दिए इसमें मैंने। तो इन वीडियो का ज्यादा नहीं, 2 घंटे का एक चैप्टर का 2 घंटे की वीडियो बनेगा। 10 चैप्टर है, 20 घंटे क्लास होगी, 20 घंटे में पूरा हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का पार्ट। और पूरे के पूरे नंबर आएंगे। क्या देखना, कितने पूरे के पूरे कितने नंबर आएंगे? 56 का होता है ना, 56 नंबर, 14 इंटरनल है, 70-30 नंबर का प्रैक्टिकल, 56 के 56 पूरे आएंगे। ठीक है ना? ये थोड़ा आप ढंग से पढ़ना इनको, जहां तक हो सके आगे बच्चों को आप और इसको शेयर करना, ताकि बच्चों उनको भी औरों को भी फायदा मिले इस चीज का। ठीक है ना? इसकी पीडीएफ है वो मैंने डाल दी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब में डाल दिए। किसी के पास नहीं हो तो कमेंट कर दें, अपने नंबर भेज दो, उस नंबर पे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, वहां से आप प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।